हेलो एवरीवन एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज डिस्कस करेंगे हम 24 सितंबर 2025 के द हिंदू से लिए गए न्यूज़पेपर आर्टिकल से करंट अफेयर्स एंड उससे जुड़े मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सो आज के जो करंट अफेयर्स बेसिकली होने वाले हैं वो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है, क्योंकि न्यूज़ जो है वो इतनी ज़्यादा यहाँ पर कवर नहीं की गई थी जो कि इंपॉर्टेंट थी विद रिस्पेक्ट टू योर यूपीएससी एग्जाम। सिंस अब मैं कई बार ऐसी आपको न्यूज़ पढ़ा भी देती हूँ जो आपको इंटरलिंकेजेस ड्रॉ करने में हेल्प करती है, बट आई सी द कॉमेंट्स कि उनको वो लगता है वो इरेलेवेंट टॉपिक्स है, तो वील ओमिट देम फ्रॉम नाउ ऑन। ठीक है, तो जो भी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी या तो वही बात है कि मैं होमवर्क की तरह यहाँ पर आपको दे दूंगी अगर लगेगा कि है या नहीं। ठीक है, तो अभी के अकॉर्डिंगली हम सिर्फ वही यहाँ पर टॉपिक्स डिस्कस करेंगे जो कि यूपीएससी सेंट्रिक होंगे। ठीक है, ये आपके एग्जाम जो कि अब कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम है मेजरली जहाँ पे यूपीएससी हम टारगेट कर रहे हैं उसके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी या इंपॉर्टेंट चीजें वही अब हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो अब शुरुआत करते हैं। ह्यूज स्कोप फॉर इंडियन टी सेक्टर। तो यहाँ पर आपके पास जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो अगर हम एक्सट्रैक्ट करें तो उसके अकॉर्डिंगली यही है कि हमने शायद लास्ट टाइम एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि जो टी प्रोडक्शन है वहाँ पे हमें मार्केटिंग एंड प्रीमियम यहाँ पर टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, नए तरह की टेस्ट की रिक्वायरमेंट है, तभी हम टी का जो एक्सपोर्ट है या प्रोडक्शन ऑल टुगेदर बढ़ा सकते हैं। उसी की कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल जो है आज दोबारा आया है एंड उसी आर्टिकल के अंदर आपको कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, बस हम उसी को यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं कि जो टी है, इंडिया जो है वॉज द सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर ऑफ टी एंड द थर्ड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर एक टाइम पे, बट करंटली ये डेटा जो है वो ट्रू नहीं है। ठीक है, उन्होंने बोला ग्लोबल टी आउटपुट लेवल पे 7.07 बिलियन केजी जो है वो इंडिया यहाँ पर प्रोड्यूस, जो हमारा ग्लोबल रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्शन होती है टी की, एंड कंजम्पशन जो है 6.97 बिलियन होती है 2024 के अंदर ये डेटा है। इंडिया ने आउट ऑफ दिस डेटा प्रोड्यूस किया 1.303 बिलियन केजी एंड कंज्यूम किया 1.22 बिलियन केजी। ठीक है, तो अब हम लार्जेस्ट एक्सपोर्टर की बात कर रहे हैं। ऑन एक्सपोर्ट बेसिस कीनिया जो है लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ टी है और वो शिप कर देता है मोस्ट ऑफ इट, यानी कि एक्सपोर्ट कर देता है मोस्ट ऑफ इट्स टी। ठीक है, अब प्रोड्यूस करता है ऑलमोस्ट द एंटायर क्वांटिटी इट प्रोड्यूसेस, और चाइना जो है वो सेकंड लार्जेस्ट एक्सपोर्टर भी है एंड कंज्यूमर भी है लोकली ऑफ द सब्सटैंशियल वॉल्यूम ऑफ द टी इट प्रोड्यूसेस। तो अब श्रीलंका जो है वो भी हम इन पिक्चर है। ठीक है, शिप की उन्होंने 245 मिलियन केजी, दैट इज वर्थ 1.4 बिलियन टी। उसके अलावा उन्होंने बोला इंडिया जो है उसने एक्सपोर्ट की 255 मिलियन केजी वर्थ ऑलमोस्ट 800 मिलियन, मतलब इस टाइम पे इंडिया से ज़्यादा श्रीलंका टी सेक्टर में आगे है। आप इसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर देखिए। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है कि उन्होंने बोला कि चाइना के केस में जो वो लार्जेस्ट सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर भी है बट कंज्यूमर भी ऑटोमेटिकली सेम क्यों है, क्योंकि उन्होंने जितना प्रोड्यूस किया उतना ही उन्होंने कंज्यूम भी कर लिया। अब इंडिया के केस में जो है वो ये चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाती, क्योंकि चाइना का अगर हम केस देखें तो उन्होंने बोला कि पर ईयर की कंजम्पशन टी की अराउंड 3 kg बैठती है। इंडिया की प्रोडक्शन के हिसाब से हमें अगर 1 kg कर ले कंजम्पशन, यानी कि कंजम्पशन अगर हमारी टी की बढ़ जाती है 1 साल की 1 किलो, ठीक है, पर कैपिटा, ठीक है, पर पर्सन के हिसाब से, तो उसके हिसाब से अब जितना हम डोमेस्टिकली प्रोड्यूस कर रहे हैं उतना हम कंज्यूम भी कर लेंगे। ये चीज़ आपको ये चीज़ बताई गई है यहाँ पर, और कुछ नहीं बोला गया कि अब 840 ग्राम्स अ ईयर अभी करंट हमारी कंजम्पशन है। ठीक है, टर्की के केस में दैट इज कि 3 किलो कंजम्पशन अ ईयर हाईएस्ट जो है वो ग्लोबली अभी तक देखी गई है। इंडिया के केस में अगर वो 1 kg भी हो जाए तो दैट विल बी गुड इनफ फॉर इट। ठीक है, और इतना ज़्यादा कुछ डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है। अब हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर टी प्लांटेशंस? ट्रॉपिकल, सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट फर्स्ट, सेकेंड लो ह्यूमिडिटी, थर्ड सीजनल रेनफॉल। चूज द करेक्ट आंसर। A 1 and 2 ओनली, B 3 ओनली, C 2 and 3 ओनली, D 1 ओनली। तो यहाँ पर ना आप इमेजिन करो कि असम वाली जगह पे कैसी आपको रिक्वायरमेंट है, जस्ट फॉर रेफरेंस अगर हम देखें तो इंडिया में ऐसे तो फिर कहीं पर भी टी प्लांटेशन हो जाती। ठीक है, असम के केस में ही हम क्यों टी प्लांटेशन को ज़्यादा रेफर करते हैं, इवन हिली एरियाज में क्यों करते हैं? ठीक है, तो करेक्ट आंसर का बनता है ऑप्शन नंबर डी, स्टेटमेंट 1 ओनली। ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में जनरली ग्रो करती है। ठीक है, तो अराउंड अगर हम देखें तो 20-27 डिग्रीज के बीच में इसको टेम्परेचर चाहिए होता है, उससे ज़्यादा यानी कि 30+ टेम्परेचर तो इन एनी केस हार्मफुल होता है। ह्यूमिडिटी जो है अगर हम देखें वो लो नहीं हाई होनी चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी होनी चाहिए, मतलब इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होनी चाहिए। अगर इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल है तो सीजनल रेनफॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी गलत हो जाता है हमारा। एक तरफ हम बोल रहे हैं ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल रीजन, ट्रॉपिकल रीजन में जो है हमारे पास डेली रेनफॉल होती है, अगर ये चीज करेक्ट बैठती है हमारे पास तो सीजनल रेनफॉल थोड़ी ना होगी।
ठीक है। तो सीजनल रेनफॉल वाला जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर गलत होता है कि एक इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड रेनफॉल होनी चाहिए, एक जो ह्यूमिडिटी का लेवल है वो ज्यादा होना चाहिए, एंड टेम्परेचर जो है बिटवीन 17 to 32 डिग्रीज मैक्सिमम वैसे, बट अगर 30 से क्रॉस कर जाता है अबव कैन बी डेट्रीमेंटल टू द प्लांट्स फोटोसिंथेसिस ग्रोथ, जो कि फ्रॉस्ट जो है अगर वो भी आ जाती है वो भी हार्मफुल रहती है। तो ऑल टुगेदर आपको ये बताया गया कि ऑल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लाइमेटिकली कंडीशन इतनी ज्यादा स्ट्रिक्ट नहीं थी, बट हायर ऑल्टीट्यूड्स के अंदर जो है सुपीरियर टी क्वालिटी ग्रो करती है कूलर टेम्परेचर की वजह से, तो इसलिए इसको क्लाउड कवर के अंदर भी ग्रो किया जाना चाहिए, हाई ऑल्टीट्यूड्स पे जनरली डेवलप किया जाता है। ठीक है, तो सिंपल सा आंसर था इसका, क्वेश्चन का आंसर था ऑप्शन नंबर डी। देन इंडिया में इंक्रीज एनर्जी एफिशिएंसी टारगेट फॉर COP30। तो COP30 के लिए हमने एक चीज को पहले डिस्कस किया था, दैट वाज कि हमारे NDCs, दैट इज नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशंस। तो ये नेशनली डिटर्मिन्ड कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि हर 5 साल में एवरी 5 ईयर्स हर एक कंट्री को ये बताना है कि आपने जो इंटरनेशनल लेवल पे पेरिस एग्रीमेंट के द्वारा, पेरिस एग्रीमेंट क्या कहता है कि हमें टेम्परेचर की रिडक्शन करनी है टू प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स, डिक्रीज करना है टेम्परेचर बाय 1.5 डिग्री सेल्सियस बाय प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स तक, है ना। अब हमने जो टोटल गोल जो है कमिट किया है बाय 2070, उसमें डिफरेंट नेशंस के डिफरेंट गोल्स है ना, बट मैक्सिमम टारगेट 2070 का लेकर चल रहे हैं। अदरवाइज जो 3 डिग्री राइज जो है 2100 जो ईयर है 2100 जो ईयर होगा या 2100 जो ईयर होगा उसके अंदर हो जाएगा, है ना। तो अब हर 5 साल के बाद हर एक कंट्री जो है जब भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होने वाला होता है, NDCs को यहाँ पर लिखती है, बताती है कि उनका इंटरेस्ट क्या है, कि अगर हमारा जो गोल है वो फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स क्या होने वाला है। ठीक है, तो हमने डिस्कस ये भी किया था कि यूरोपियन यूनियन जो है वो अपना टारगेट 2030 तक यहाँ पर कम करना चाहती थी, बट इन दैट सिचुएशन अगर आप देखें 2030 2035 तक करना चाहते थे। ठीक है, बट 2035 तक जो लास्ट वीक ये बात हुई थी, तो फ्रांस और जर्मनी ने उन्होंने बोला कि हम तो इसके सपोर्ट में अभी नहीं है, तो हो सकता है वो 2035 का जो अमाउंट 2030 का जो ईयर है उसे बढ़ा दे, है ना, आने वाले टाइम में। तो अब यूरोपियन यूनियन भी इस केस में यहाँ पर फंसा हुआ है। 2035 का जो टारगेट है वो अब आने वाले टाइम में शायद यूरोपियन यूनियन क्या रख सकता है कि वो एमिशन जो है जो कि 100% यानी कि कार्बन न्यूट्रल वो होना चाहते थे, ठीक है, बट अब जो है 2035 का टारगेट अभी के लिए 66.25 से 72.5% तक कर देंगे 1990 के लेवल के अकॉर्डिंगली, कि एमिशन जितने वो ग्लोबली करेंगे। यूनाइटेड स्टेट्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने तो एग्जिट ही कर दिया पेरिस एग्रीमेंट को। ठीक है, एंड उसके बाद चाइना जो अपने NDCs है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा यहाँ पर आप कह सकते हो कि डिपेंडेंट रहेगा जो हमारा कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज है, क्योंकि वन ऑफ द लीडिंग यू कैन से टेक्नोलॉजिकली, है ना, कंट्रीज हैं वो, कि उनका अब यहाँ पर कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर क्या पॉइंट ऑफ व्यू है। क्योंकि यहाँ पर ये चीज़ भी बोली गई कि जो अब कंट्रीज हैं जो कि डेवलप्ड नेशंस है, दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज एनी हाउ। US का भी सब अब तो आपकी तरफ से स्टेप जो आप देख रहे हैं वो ले लिया गया है। सो अकॉर्डिंगली यहाँ पर ये सिचुएशन चल रही है। ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें, उन्होंने NDCs में बोला कि हम कट कर सकते हैं अपनी इमिशंस को 62 to 70% ऑफ 2005 लेवल्स बाय 2035। ठीक है, एक उन्होंने यहाँ पर ये चीज बोली। अगर इंडिया की कॉन्टेक्स्ट में हम उस चीज को देखें तो इंडिया जो है वो अपना NDC ऐसे रखने वाला है कि ग्लोबल एमिशंस हमें कट ना करनी पड़े। ठीक है, वो देखते हैं कैसे, कि इंडिया जो है वो प्लान कर रहा है कि रिड्यूस करे एमिशंस इंटेंसिटी ऑफ इट्स GDP बाय 45% ऑफ 2005 लेवल्स। अब GDP वाला मतलब क्या है, एमिशन इंटेंसिटी का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू कि वो अमाउंट ऑफ कार्बन जो कि एमिट की जा रही है पर यूनिट ऑफ GDP एंड डज नॉट मीन अ रिडक्शन इन नेट एमिशंस। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर कि जो आपकी GDP है पर कैपिटा बेसिस पे वो देखेंगे, ठीक है, या पर परसेंट बेसिस पे अकॉर्डिंगली यहाँ पे डेटा को सेट कर दिया जाएगा कि एक यूनिट के बेसिस पे कितना परसेंट हमारा जो GDP है, कितना परसेंटेज ऑफ हमारा जो GDP ईयरली निकल रहा है वो कंट्रीब्यूट कर सकता है टुवर्ड्स कार्बन न्यूट्रलिटी। ठीक है, कि हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि हम रिडक्शन करेंगे, बट वही अमाउंट जो है, आप सपोज कीजिए 10 रुपये हमारा कार्बन हमारी GDP है, ठीक है, अब उसमें से 1% जो है GDP के अकॉर्डिंगली हमारा डेटा निकल के आ गया, मतलब 1 रुपया जो है हम वो लगाएंगे किसके लिए, टुवर्ड्स अचीविंग कार्बन न्यूट्रलिटी। इसका मतलब ये नहीं है कि हम 10 रुपये से वो अपना या जो हम कार्बन की एमिशंस है वो कम कर देंगे ऑल टुगेदर। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट उन्होंने बताया कि वो 1 रुपया जो है हम कार्बन न्यूट्रलिटी के लिए इन्वेस्ट कर देंगे आगे।
ये चीज यहाँ पर बोली गई है कि इंडिया ने ये चीज आपको बोला है कि देयर आर चांसेस कि ये चीज हो, ठीक है। अब ये चीज होगी। दूसरी चीज, सोर्स करेंगे हाफ ऑफ इट्स इलेक्ट्रिकल पावर कैपेसिटी फ्रॉम नॉन फॉसिल फ्यूल्स एंड क्रिएट करेंगे कार्बन सिंक्स एटलीस्ट 2 बिलियन टन्स बाय 2030। तो इंडिया के एनडीसीज में भी ये चीज आ सकती है सुनने में आपको, देयर आर चांसेस कि ये चीज को इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब इमिशंस है इंटेंसिटी की जीडीपी की, वो अब इंडिया के केस में रिड्यूस हुई हैं बाय 33% बिटवीन 2005 एंड 2019। ये इंडिया की तरफ से डेटा कोट हुआ। तो इंस्टॉल करने के लिए सरकार ने बोला हमने बहुत ज्यादा मेहनत किया है सोलर पैनल्स को इंस्टॉल करने के लिए, एंड 50% एटलीस्ट पावर कैपेसिटी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से या सोर्सेज से आ रही है, जिसमें आप कह सकते हो कि एक मेजर रोल जो है सोलर रिलेटेड एनर्जी से भी है, ठीक है। तो ब्राजील में इस टाइम पे होना है, एंड इस बार मेजर टारगेट यहाँ पर क्या है कि असेस करें कि हिंड्रेंस कहाँ से आ रही है एनडीसीज को अचीव करने के लिए स्टेट्स को, कि जो एनडीसी आप ले डाउन करते हो 5 साल का प्लान, उसको आपको रोक कौन रहा है, क्या चीज आपको रोक रही है, क्या दिक्कत आपको आ रही है, वो चीज को यहाँ पर डिस्कस करने की बात की जा रही है। तो ये कमिटमेंट जो है अगर परफेक्टली अचीव हो भी रही है तो भी जो आप देखो कि जो हमारा टेम्परेचर है या कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ जो अगर हम चल भी रहे हैं, बट ऑल टुगेदर अगर हम क्लाइमेट चेंज देख रहे हैं उसका इम्पैक्ट भी यहाँ पर कम नहीं हो रहा, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन ने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, बट मेजरली अभी उसके ऊपर वोटिंग होनी है ऑल टुगेदर यूरोपियन यूनियन की, ठीक है, फ्रांस एंड जर्मनी को ध्यान में रखते हुए, एंड देखा जाएगा कि क्या होगा। अब एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आ रहा है यहाँ पे आपके पास, दैट इज ऑफ जेएमसी, जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म, ठीक है। तो अकॉर्डिंगली उसमें क्या है, रिडक्शंस के लिए ना यहाँ पर अब इंडिया की तरफ से प्रपोजल यही आया है कि बायलेटरल एग्रीमेंट्स जो कंट्रीज के साथ वो हेल्प करेंगे, ठीक है। हो सकता है टेक्नोलॉजिकली एडवांस कंट्री हो, वो दूसरी कंट्री के साथ यहाँ पर ट्रेड भी कर रही है, बट उसको वो टेक्नोलॉजी भी या कह सकते हो नॉलेज शेयरिंग भी कर रही है उसके साथ, जिस वजह से कार्बन न्यूट्रलिटी है उसे अचीव किया जा सके। तो एक सिमिलर काइंड ऑफ आप कह सकते हो एग्रीमेंट इंडिया का जापान के साथ साइन हुआ है, दैट इज जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म। एंड यहाँ पर बहुत सारी अदर कंट्रीज के साथ भी इंडिया इन्वॉल्व होना चाहता है कि डेवलप्ड कंट्रीज जो है वो विलिंग नहीं है अपना कोई भी टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है देने के लिए टू अदर नेशंस एज वेल, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ों को ध्यान में रखना जरूरी है कि इसके ऊपर यहाँ पर चर्चा की जानी चाहिए। एंड देन इंडिया जो है वो कार्बन मार्केट अपनी ऑपरेशनलाइज कर देगा 2026 तक। आई थिंक हमने कार्बन क्रेडिट वाली बात जो है वो डिस्कस की थी, कार्बन क्रेडिट। एंड सबसे बड़ी बात है अब एक्सचेंजेस पे आपके पास आप देखोगे कि कार्बन मार्केट में अवेलेबिलिटी आपको 2026 तक एक और इंडेक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर 13 मेजर सेक्टर्स जो है दे विल बी गिवन मैंडेटरी एमिशन इंटेंसिटी टारगेट्स, और वही इन टारगेट्स जो हैं वो रिजल्ट करेंगे इन द सेविंग्स इफ एनी वाया एमिशन रिडक्शन सर्टिफिकेशंस, ठीक है। कार्बन क्रेडिट्स जो है इनको उसी के अकॉर्डिंगली मिलेंगे कि अब ये 13 सेक्टर्स से इनिशियली हम शुरू कर रहे हैं 2026 के अंदर। अब ये 13 सेक्टर्स के अंदर या इंडस्ट्रीज के अंदर जो है आपको एक टारगेट दिया जाएगा, अगर आप वो अचीव कर लेते हो तो आपका ही फायदा है, अदरवाइज आपको उसका पैसा देना पड़ेगा, ठीक है। सो इस तरीके से अब सरकार काम करना चाह रही है। देन क्वेश्चन क्या है, हम जेसीएम पे डिस्कस करेंगे। यहाँ पे जो जापान के साथ जॉइंट क्रेडिटिंग मैकेनिज्म इंडिया का साइन हुआ है, दैट इज जेसीएम इज अ फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट कोऑपरेशन अंडर आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट। सेकंड, जेसीएम फोकसेस ऑन द रिडक्शन ऑफ कार्बन फुटप्रिंट इन इंडस्ट्रियल सेक्टर ओनली। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स अबव इज और आर करेक्ट? बस तो सिंपली आपको पता लग जाना चाहिए, ठीक है। सिंपल सी बात है कि सेकंड स्टेटमेंट आपको एक्सट्रीम लग रही होगी बहुत ज़्यादा, एंड 6.2 आर्टिकल के बारे में आप श्योर नहीं हो, बट अगर मेरा मेजर काम क्या होता है आपको इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रोवाइड करना। तो जेसीएम जो है वो आर्टिकल 6.2 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के अंडर यहाँ पर एस्टैब्लिश किया गया है, ठीक है, जहाँ पे नॉलेज शेयरिंग या आपस में कोलैबोरेशन में कंट्रीज काम करेंगी। एंड सबसे बड़ी बात ये तो ये ओनली वाली स्टेटमेंट आ जाती है। कार्बन फुटप्रिंट जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर में ही क्यों यहाँ पर कम करेंगे, मल्टी सेक्टोरल यहाँ पर अप्रोच जो है जापान के साथ इंडिया की चल रही है। अकॉर्डिंगली यहाँ पर जो सेक्टर्स कवर किए गए हैं दैट आर वाइड रेंज ऑफ सेक्टर्स, जिसके अंदर रिन्यूएबल एनर्जी विद स्टोरेज का इशू ज्यादा है, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन, सस्टेनेबल एविएशन फ्यूल, डिकार्बनाइजेशन ऑफ हार्ड टू अबेट इंडस्ट्रीज। तो सारा का सारा यहाँ पर आप कह सकते हो सेक्टर्स को यहाँ पर कवर किया गया है, ताकि कार्बन न्यूट्रलिटी की तरफ या लो कार्बन एमिशंस की तरफ एटलीस्ट जापान के साथ मिलके इंडिया जो है वो काम कर सके। अब जो यहाँ पर शेयरिंग होगी ऑफ द इंफॉर्मेशन या जो टेक्नोलॉजी जो है जापान इंडिया के साथ शेयर करने के लिए विलिंग है, एंड इन रिटर्न इंडिया अपना पैसा भी वहां पर देगा, एंड आपस में मिलकर दोनों कंट्रीज यहाँ पर काम करेंगी। 6.2 आर्टिकल जो है ऑफ पेरिस एग्रीमेंट जो कि एनेबल करता है दोनों ही कंट्रीज को कोलैबोरेट करने के लिए कि रिड्यूस कर सके हम ग्रीन हाउस गैसेज एमिशंस को और मीट कर सके क्लाइमेट टारगेट्स को। तो ये आपका आर्टिकल 6.2 यहाँ पर बेसिकली बोलता है,
ठीक है। तो जॉइंट कमेटी जो है इसी की इंप्लीमेंटेशन के लिए भी बनाई गई है कि दोनों कंट्रीज के बीच में आपस में किस तरीके से मैनेजमेंट हो रही है, जेसीएम किस तरीके से चल रहा है, एंड इस्टेब्लिश किए जाएंगे रूल्स को, मेथडोलॉजीज को, कि कैसे अगर प्रोजेक्ट्स जो कि बनाए जा रहे हैं उनको हैंडल कैसे किया जाएगा, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होगा, एंड शेयरिंग ऑफ क्रेडिट्स किस बेसिस पे होगी। एंड माइंडेड कोई भी अगर इसका क्रेडिट यहाँ पर बनता भी है ना, कि कोई भी मिशन के अंदर रिडक्शन होती है तो दोनों ही कंट्रीज जो कि पार्टिसिपेटिंग नेशन है उनको यहाँ पर फायदा होने वाला है। ठीक है। बाकी तो अब आपका जो आपस में कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है उसके बेसिस पे देखा जाता है। देन वर्ल्ड बैंक टू फंड तमिलनाडु विलेज काउंसिल्स फॉर मैनग्रोव प्लांटेशन। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, मैनग्रोव प्लांटेशन। अगेन वर्ल्ड बैंक एज अ सेपरेट एंटिटी ऑल्सो। ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको न्यूज क्या कह रही है कि वर्ल्ड बैंक ने डायरेक्टली एक ना, अब आप कह सकते हो कि अराउंड 1675 करोड़ का रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट है फॉर मैनग्रोव्स, या आप कह सकते हो मैनग्रोव्स की रेस्टोरेशन के साथ साथ उनकी प्रोटेक्शन की भी यहां पर बात की जा रही है, अलॉन्ग विद दैट ऑफ द स्पीशीज। ठीक है। तो तमिलनाडु की एक स्पेसिफिक विलेज की जब हम विलेजेस की बात करते हैं तो तमिलनाडु कोस्टल रेस्टोरेशन मिशन जो है इसको नाम दिया गया है TN शोर करके। तो अब इसका यहाँ पर बेनिफिट अलग से क्या है, या इसका अलग ऐसी सिचुएशन क्या है कि 1000 करोड़ रुपए की जो फंडिंग है ना वो वर्ल्ड बैंक से आ रही है, 1000 करोड़ रुपए की, एंड ये जो है डायरेक्टली यहां पर तमिलनाडु की जो विलेज काउंसिल्स हैं उनको दे दी जाएंगी। कभी भी डायरेक्टली अदरवाइज तमिलनाडु को ही यहाँ पर स्पेसिफिकली यहाँ पर दिया गया ये पेमेंट, बट कभी भी अगर आप देखोगे वर्ल्ड बैंक जो है वो डायरेक्ट पेमेंट ट्रांसफर यहाँ पर नहीं करता, बट 1000 करोड़ जो है वो डायरेक्टली विलेज काउंसिल्स के पास यहाँ पर डिपॉजिट कराए जाएंगे वर्ल्ड बैंक के द्वारा। ठीक है। क्लोज कोलैबोरेशन में यहाँ पर काम होगा, कम्युनिटी बिल्डिंग या कम्युनिटी पार्टिसिपेशन की भी रिक्वायरमेंट यहाँ पर देखने को मिलती है कि वो भी होगी। ठीक है। एंड बाकी जो पैसा है 675 करोड़ रुपीज वो स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पर फंड करने वाली है। ठीक है। तो ये सारी चीजें यहां पर होंगी। मेजर आइडिया इसका क्या है कि जो 1000 करोड़ है बैंक से आएंगे एंड स्टेट गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी रेस्ट, रिस्टोर करना 30,000 हेक्टेयर्स ऑफ सीस्केप्स अलॉन्ग विद सेफगार्ड करना एंडेंजर्ड स्पीशीज को। उन एंडेंजर्ड स्पीशीज में स्पेसिफिकली क्या है, टर्टल्स एंड डुगोंग्स। अब आपके लिए क्वेश्चन है, शायद 2 या 3 साल पुरानी चीज है ये क्वेश्चन जो मैं आपको पूछने वाली हूं। डुगोंग सेंचुरी सबसे पहली इंडिया की वो कौन सी जगह पे बनाई गई थी? ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन मैं आपको पूछ रही हूँ, नहीं पता तो एक बार सर्च कर लेना। ठीक है। सपोर्ट करना सस्टेनेबल प्रैक्टिसेस को जिसमें इको टूरिज्म आता है एंड प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट एक इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है अभी शोर्स की मैनेजमेंट के लिए, उसके लिए यहाँ पर पैसा दिया गया है। ठीक है। मैनग्रोव प्लांटेशन भी होगी एंड रेस्टोरेशन का प्रोसेस जो है वो भी होगा शुरू। अब मैनग्रोव्स इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ना, तो अब उनकी अगर आपका हो इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो अगर हम बोलते ही बोलते हैं, बट उनके अलावा उनकी जो रूट्स की अडेप्टेशन है, उनकी लीफ की अडेप्टेशन है ना, लीफ से ज्यादा रूट की अडेप्टेशन की जब हम बात करते हैं तो वो सारी चीजें यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है यूपीएससी के पर्सपेक्टिव से। एंड ये मैं चीजें आपको इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स बता रही हूँ कि इन केस इफ आई डोंट कवर देम यू नीड टू गो एंड रीड। अगर जिनको पता है दैट इज वेरी गुड, जिनको नहीं पता है तो वो रूट अडेप्टेशंस मैनग्रोव्स की प्लीज जाकर पढ़ लेना कि ऐसा डिफरेंट वहां पर क्या है, क्या फिल्ट्रेशन उनका प्रोसेस है, क्या वो सॉल्ट को कैसे निकालती हैं, रूट्स उनके अडेप्टेशंस किस किस तरीके से हैं। ठीक है। वो सारी चीजों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। देन जो विलेज है मैनग्रोव काउंसिल्स वहां पे पैसा शेयर होगा, लोकल रेजिडेंट्स कम्युनिटी मेंबर सर्विंग एज द प्रेसिडेंट एंड फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर जो है इसके मेंबर होंगे इस काउंसिल के, एंड ऑल टुगेदर ये मिलकर जो फंड्स की एलोकेशन की जाएगी। इनिशियली फंडिंग जो है अब रेस्टोरेशन के प्रोसेस के लिए बिना किसी लीगल टेंडर के वो 8 लाख रुपीस जो है वो दी जाएगी। उसके बाद या उससे ज्यादा वाला अमाउंट जो होगा उसके लिए लीगल टेंडर्स यहाँ पर निकाले जाएंगे, टेंडर्स वगैरह निकाल के उस हिसाब से जो पैसा है उस हिसाब से एलोकेट किया जाएगा। ठीक है। तो इनिशियली अभी 38 करोड़ रुपीस का कॉर्पस है वो डिमार्केट किया गया है इस पर्पस के लिए, एंड 300 हेक्टेयर्स ऑफ न्यू प्लांटेशन एंड 700 हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड एरियाज जो है उसको टारगेट यहाँ पे किया जा रहा है। तमिलनाडु के पास अगर हम देखें 41.9 स्क्वायर किलोमीटर मैनग्रोव कवर है एंड 1.19 स्क्वायर किलोमीटर वेरी डेंस पैचेस ऑफ मैनग्रोव्स हैं, 25.07 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ मॉडरेटली डेंस एरियाज हैं, 15.65 स्क्वायर किलोमीटर ओपन मैनग्रोव्स है। तो एक इंपॉर्टेंट आपके लिए फैक्ट है जिसको आप लिख भी सकते हो कहीं पे। ठीक है। तो अब आपको TN शोर के बारे में कभी कोई पूछे तो आपको पता होना चाहिए कि इन कोलैबोरेशन विद द वर्ल्ड बैंक है एंड यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है तमिलनाडु की, एंड ऑल टुगेदर हम देखें तमिलनाडु की विलेज काउंसिल्स। तो क्वेश्चन अब आपका देखा जाएगा कि मैनग्रोव्स आर कॉल्ड द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस बिकॉज ऑफ, पहली चीज वेव एनर्जी एब्जॉर्प्शन, सेकेंड स्टेबलाइजेशन ऑफ शोर लाइन्स, इंक्रीज ऑफ सर्ज हाइट एंड वाटर वेलोसिटी। चूज द करेक्ट आंसर। A 1 and 2 only, B 1 and 3 only, C 2 and 3 only, D all of the above.
तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है? पहली चीज वेव एनर्जी अब्जॉर्प्शन की बात करते हैं। अब सपोज ये आपका कोस्टल रीजन है, यहाँ पर आपके मैनग्रोव जो है वो है ना। अब तेज पानी आपके पास आ रहा है एंड सिंस आपको फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है ये, तो वेव की एनर्जी जो कि है सबसे पहले यहाँ पर स्ट्राइक करेगी मैनग्रोव वाले रीजन के अंदर, ठीक है। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की तरह ये एक्ट करते हुए जितनी भी इनिशियल वेव इसको स्ट्राइक कर रही है उसकी इंटेंसिटी को ये अब्जॉर्ब कर लेगी एंड बाकी बचा कुचा जो अब पानी के अंदर जोर होगा या पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी होगी ऑल टुगेदर, वो यहाँ पर जा पाएगी। पहली सिचुएशन सही है हमारी। दूसरी है स्टेबलाइजेशन ऑफ शोरलाइंस। शोरलाइंस ऑटोमेटिकली स्टेबलाइज हो जाएंगे क्योंकि अब जितना भी नुकसान होगा वो इनिशियली मैनग्रोव्स का होगा। मिनिमल से मिनिमल जो है, जितना ज्यादा डेंस मैनग्रोव्स होंगे हमारे पास कोस्टल रीजन्स के अंदर, मिनिमल से मिनिमल वहां पे डैमेज जो है वो शोर वाले एरियाज के ऊपर आएगा, तो शोरलाइंस की स्टेबलाइजेशन होती है। तीसरी स्टेटमेंट आपकी कह रही है इंक्रीज ऑफ सर्ज हाइट एंड वाटर वेलोसिटी। सर्ज हाइट का मतलब कि जितनी भी अगर कोई भी ऐसी चीज जो है या कोई भी पानी का कंटेंट जो है वो अगर टच करता है या हिट करता है टू द मैनग्रोव्स, उससे क्या हो रहा है कि उछल के टाइट जो है वो और ऊपर चली जाती है। ऐसे थोड़े ना होता है, वो इसको एब्जॉर्ब करता है, एज अ शॉक एब्जॉर्बर हमारे मैनग्रोव्स जो हैं वो काम करते हैं, ठीक है। एंड फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस ने तभी कहा गया, तो इसी वजह से हमारी जो थर्ड स्टेटमेंट है वो गलत हो जाती है। करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, ठीक है। तो इसी हिसाब से हम इसे कवर कर रहे हैं, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। कि अब रिड्यूस करते हैं फ्लडिंग, स्लो करते हैं इरोजन एंड डिसिपेट करते हैं द फोर्स ऑफ सुनामीज एंड हरिकेन्स ऑल टुगेदर। तो ये नेचुरल प्रोटेक्टिव फंक्शन है जो कि स्टेबलाइज करता है शोर लाइन्स को, लॉस ऑफ सॉइल जो है उसको हेल्प करता है, मिटिगेट करता है डिवास्टेटिंग इंपैक्ट्स ऑफ एक्सट्रीम वेदर्स ऑन कोस्टल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड हैबिटेट्स। मैनग्रोव्स की इंपॉर्टेंस इतनी ज्यादा है। होमवर्क में क्या है कि आप रूट अडेप्टेशंस को पढ़ोगे। अब कोई भी अब मैनग्रोव से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, नेक्स्ट क्वेश्चन माइंडेड मैं आपको रूट अडेप्टेशन से ही पूछने वाली हूं एंड इट इज गोइंग टू बी अ डिफिकल्ट वन, ठीक है। पहली बार हम मैनग्रोव्स का डिस्कस कर रहे थे तो सिंपल तरीके से मैं आपको ये चीजें बता रही थी, ठीक है। तो इन डिटेल आपको ये चीजें बताई गई हैं। देन इंडिया टू होल्ड मेगा ड्रोन ड्रिल कोल्ड स्टार्ट इन अक्टूबर टू टेस्ट एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज। है ये वैसे ट्राई जो हमारी सर्विसेज हैं उनकी आप कह सकते हो कि मिलिट्री एक्सरसाइज या जो भी एक्सरसाइज यहाँ पर कंडक्ट कराई जाएगी, बट बेसिक यहाँ पर आइडिया क्या है कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज को टेस्ट करने की बात की जा रही है। नाम आपको पता होना चाहिए कि कोल्ड स्टार्ट इसका नाम है एंड मध्य प्रदेश में मेजरली यहाँ पे इसको कंडक्ट कराया जाएगा। ड्रिल क्या है? इफेक्टिवनेस एंड शॉर्टकमिंग्स को जो कि एयर डिफेंस कैपेबिलिटीज के साथ अगर हैं उनको देखा जाए, परखा जाए एंड उसके बेसिस पे बेटर तरीके से आउटकम जो है प्रोड्यूस किया जाए इन केस ऑफ अ वॉर लाइक सिचुएशन, जैसे कि ऑपरेशन सिंदूर अभी रिसेंटली किया गया है, उसके अंदर जो शॉर्टकमिंग्स पाई गई उसके ऊपर यहाँ पे काम किया जाएगा। एंड नेवी ऑल्सो बिलीव्स एंड द एयरफोर्स ऑल्सो बिलीव्स कि आने वाले टाइम में हमें और ज्यादा मजबूती से काम करना चाहिए कि जितना डैमेज अगर अब इस बार भी हुआ है उससे कम हम डैमेज के ऊपर काम कर सके, कि हमें उनसे 2 कदम आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। अब जो टेक्नोलॉजी है मॉडर्न वॉरफेयर के बेसिस पे ही काम करेगी कि इंडिया का जो अब डिफेंस सिस्टम है वो चक्रव्यूह के बेसिस पे यहाँ पर होने वाला है। चक्रव्यूह का कॉन्सेप्ट जो महाभारत से लिया गया है ना, तो इसी तरीके से यहाँ पे काम किया जाएगा। ऑपरेशनल कैपेबिलिटीज, ड्रोन कैपेबिलिटीज, यूएवीज टेक्नोलॉजीज जो है उसे बेटर करना चाहेंगे क्योंकि वो मॉडर्न वॉरफेयर में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाली है, बस, ठीक है। अब जैमिंग टेक्निक्स जो है उसको भी इंक्लूड किया गया है कि किस तरीके से हम उसे और बेटर कर सकते हैं, बस। और चीज आपको यहाँ पर और एक्स्ट्रा नहीं बताई गई है, पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स मिलिट्री एक्सरसाइजेस एंड कंट्रीज। एक्सरसाइज एक्यूवेरिन इंडिया एंड बांग्लादेश, बानो सागर नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया, इंदिरा 2025 नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड मालदीव। सो which of the how many pairs is or are correctly matched? A only 1, B only 2, C all 3, D none of the above। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर डी, नन ऑफ द अबव, ठीक है। तो अगर हम बात करें एक्सरसाइज एक्यूवेरिन इंडियन मालदीव्स के बीच में कंडक्ट कराई गई थी, शायद हमने इसके बारे में डिस्कशन भी की थी इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो बानो सागर एक्सरसाइज जो है नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड बांग्लादेश के बीच में हुई, इंदिरा 2025 नेवल एक्सरसाइज इंडिया एंड रशिया के बीच में कंडक्ट कराई गई, ठीक है। तो ये 2025 की एक्सरसाइजेज हैं जिसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। तो 2024 तक तो आपके पास मे भी होंगी, तो 2025 की अपडेशन यहाँ पर अपने नोट्स में कर लेना। देन डोंट लेट बाउंड्री डिस्प्यूट डिफाइन टाइज चाइनाज एनवॉय, ठीक है। नेशनल डे फंक्शन है यहाँ पर, तो उन्होंने ये बोला कि इंडिया एंड चाइना की जो रिलेशन है वो पहले से बहुत ज़्यादा बेटर हो गया, कि हम एक बाउंड्री डिस्प्यूट के बेसिस पे अपने रिलेशंस हैं जो टाइज है उसे अच्छा कर सकते हैं, उसको खराब ना करें तो ज़्यादा बेटर है। एंड एज अ रिजल्ट उन्होंने बोला कि जो ट्रेड है इंडिया और चाइना के बीच में वो भी ग्रो हुआ है एंड जो वीज़ाज हैं वो भी, नंबर ऑफ वीज़ाज जो कि इंडियंस को दिए गए हैं चाइना के द्वारा वो भी बढ़ गए हैं, ठीक है। कि द टू कंट्री शुड नॉट लेट द बाउंड्री डिस्प्यूट डिफाइन द टाइज बिटवीन देम।
ठीक है। तो अभी मोदी जी जो गए हैं, उसके बाद उसके अलावा जो रिस्टोरेशन है ये रिलेशनशिप को लेकर, टाइज को लेकर, इकोनॉमिक टाइज भी इवन वो बेटर हुई है। एंड उसके अलावा अगर आप देखें यूएसए ने जब टैरिफ्स लगाए 50%, तो चाइना जो है वो इंडिया के सपोर्ट में यहाँ पर खड़ा हो गया। एंड ऑल टुगेदर यहाँ पर उसके बाद ही आप देखोगे कि यूएस के ऊपर भी प्रेशर पड़ा है कि वो वापस से अब टेबल टॉक्स पे आ गए हैं कि 50% टैरिफ्स का एक्चुअली में करना क्या है, कि इंडिया एंड यूएस जो है वो अब नेगोशिएशंस पे हैं, जो कि रिज्यूम हुई ट्रेड नेगोशिएशंस की जब से चाइना ने यहाँ पर प्रेशर डालना शुरू किया। ठीक है। तो एक तरह से यहाँ पर उन्होंने बोला कि ग्लोबल गवर्नेंस इनिशिएटिव होना चाहिए, चाइना एंड इंडिया दोनों की फिलॉसफी यही है। ठीक है, कि अधेरेंस टू सॉल्व सॉवरेन इक्वालिटी, अबाइडिंग बाय इंटरनेशनल रूल ऑफ लॉ, प्रैक्टिसिंग मल्टीलेटरलिज्म, एडवोकेट करना पीपल सेंट्रिक अप्रोच को, ये सारा का सारा चीज़ें एससीओ समिट में भी यहाँ पर डिस्कस की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आपके लिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हो जाते हैं, रेस्ट आपको और कुछ कवर करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, अब सिंपल सा क्वेश्चन है, बट आई थिंक मेजरली सबने इन्वॉल्व यहाँ पर नहीं किया होगा या सोचा होगा कि क्यों ही पूछा जाएगा यूपीएससी के अंदर, बट अनप्रेडिक्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो क्वेश्चन है सिंपल, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज डज नॉट बॉर्डर चाइना। चाइना का एक्सटेंट बहुत बड़ा है, तो वो अब कंट्रीज को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है मेजरली, जिसके बारे में शायद आपको आइडिया हो या ना हो, मुझे नहीं पता। ऑप्शन नंबर ए लाओस, बी उज्बेकिस्तान, तजिकिस्तान एंड डी कजाकिस्तान। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि चाइना को यहाँ पर बॉर्डर नहीं करती? माइंडेड लैंड बॉर्डर की ही बात हो रही है, आपकी क्लैरिफिकेशन के लिए मैं बता देती हूँ। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास क्या बनता है? ऑप्शन नंबर बी बनता है, उज्बेकिस्तान बनता है। ठीक है, लैंड बॉर्डर्स 14 कंट्रीज के साथ चाइना शेयर करता है, अफगानिस्तान, भूटान, इंडिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार, नेपाल, नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान, रशिया, तजिकिस्तान एंड वियतनाम। ठीक है, मैरीटाइम बॉर्डर्स जो है कंट्रीज कौन सी है? साउथ चाइना सी के अंदर एंड येलो सी के अंदर, जिसके अंदर जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस एंड ताइवान ले करते हैं। तो आई होप ये बहुत सिंपल सी बात है, मैप के थ्रू आप देख लीजिए, यहाँ पर हमारे पास मंगोलिया है, एंड देन सर्टन पार्ट ऑफ रशिया है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, तजिकिस्तान है, एंड देन आप देख सकते हो पाकिस्तान वाला रीजन आ जाता है। ये छोटा सा बॉर्डर आप देखोगे अफगानिस्तान का आ जाएगा। देन इंडिया के साथ यहाँ पर बॉर्डर है, नेपाल है, भूटान है। ठीक है, देन अकॉर्डिंगली आप देखो लाओस है, वियतनाम है, म्यांमार है। देन उसके बाद आप देखोगे मल्टीपल यहाँ पर नॉर्थ कोरिया के साथ लैंड बॉर्डर है, बट अगर हम वाटर के अकॉर्डिंगली मैरीटाइम बॉर्डर्स की यहाँ पर बात करते हैं तो वहाँ पर आप देखोगे साउथ कोरिया है, एंड देन ताइवान तो अलग से है ही है, फिलीपींस के साथ एंड जापान के साथ। फिलीपींस में भी आप इसमें इंक्लूड कर सकते हो कि बॉर्डर कहीं ना कहीं साउथ चाइना सी के अकॉर्डिंगली यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। सिंपल सी न्यूज़ थी, कुछ ज़्यादा इतना इंपॉर्टेंट यहाँ पर नहीं, बट चलो जोग्राफिकली आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें पता होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम यहाँ पर बात करते हैं पावर ऑफ साइबेरिया, है ना, तो पावर ऑफ साइबेरिया में कल को अगर आपको मंगोलिया बताया गया, क्योंकि वो जो नाम है मैंने आपको कॉमेंट में पूछा था, बट सिर्फ A1 स्टूडेंट आंसर है ना, कि पावर ऑफ साइबेरिया 2 जो है वो कहाँ से निकल के जाएगी, कौन सी ऐसी कंट्री है जो कि फॉर्मरली यूएसएसआर का पार्ट थी, बट आपने किसी ने भी कमेंट नहीं किया, मे बी क्योंकि आपको नाम याद नहीं था, है ना। तो अब वो बीजिंग तक अगर पहुंचनी है यमाल पेनिनसुला से होकर, तो अब मंगोलिया के थ्रू ही रशिया से होकर आएगी। तो यमाल पेनिनसुला यहाँ से कहीं ऊपर जाके एक सिंपल पेनिनसुला वाला एरिया है, शायद हमने मैप भी डिस्कस किया इसका। ठीक है, सो इस चीज़ के बारे में आपको चीज़ें पता होनी चाहिए, थोड़ा सा मैप का आइडिया आपको होना चाहिए। ठीक है, देन एक सिंपल सी न्यूज़, इंडिया एंड पाकिस्तान जो अपनी एयर स्पेस क्लोजर जो है वो रख रहे हैं अक्टूबर 2024 तक। दैट्स इट, नथिंग एल्स। ये जस्ट इन्फॉर्मेशनल न्यूज़ थी, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। सो इन केस अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी 2026 के लिए एंड यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली, सो अब 20% डिस्काउंट है हमारे अक्रॉस ऑल द कोर्सेज, बीट आपके स्टेट पीएससी के कोर्सेज है या हरियाणा एडीए का पेपर है आपका, ठीक है, या इवन के यूपीएससी का एग्जाम है, तो ये कोड वैलिड है टिल 2 अक्टूबर ओनली। कोई भी आप कोर्स को परचेज करते हैं तो आपको कोड अगर आप लगाएंगे नवरात्रि तो 20% ऑफ आपको मिलेगा। कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन या कोर्स की इंक्वायरी होती है तो 1800-890-3043 पर आप हमें कॉल भी कर सकते हैं, जो कि एक टोल फ्री नंबर है। sleepy.classes@gmail.com पे आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं, एंड कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल रहता ही है। तो ऑनगोइंग बैच के बारे में अगर आप इंक्वायरी चाहते हैं तो सेम नंबर एंड ईमेल पे कॉल कर सकते हैं। सेम गोज फॉर द टेस्ट सीरीज। सो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।